हेलो गाइस, कैपिटल क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी B.Ed फर्स्ट ईयर की जो हमारी बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो उसको फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट में जो क्या दिया हुआ है, हमारी फर्स्ट यूनिट में बेसिक सा सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है आपका एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इस बुक में हमारा बेसिकली जो है एजुकेशन के ऊपर बात की गई है। तो फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मेडाइवल पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड को आप हिंदी में वैदिक पीरियड ही कहते हैं, इसको बौद्ध काल, और मेडाइवल को आप मध्यकाल या मुस्लिम काल भी कहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैदिक पीरियड से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वैदिक पीरियड। आपका जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक, तो उसमें आपको लिखना होता है कैसे कैसे, मैं वो आपको आज बताऊंगा। तो वैदिक पीरियड के बारे में क्या है, सबसे पहले वैदिक पीरियड का अर्थ कि वैदिक पीरियड है क्या। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं। वैदिक सभ्यता को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। भारतीय इतिहास में 1500 BC से लेकर 600 BC तक के काल को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है। वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, इसके बाद वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो आपको वैसे इनकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इस सभ्यता के लोगों को आर्य कहा गया। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो इसमें हमें जो है वैदिक सभ्यता के बारे में फुल डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका एक छोटा सा आप ब्रीफ में इसका अर्थ लिख सकते हैं। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। आगे क्या है आपकी, आगे इसमें आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कि वैदिक सभ्यता है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो इसको हम देखेंगे। तो विशेषताएं में आपको जब भी क्वेश्चन लिखना है आपको हेडिंग बना के लिखना है एग्जाम में, इससे कि आपको एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करता है वो आपको ये नहीं देखता कि आपने कितना लिखा हुआ, वो देखता है ये है कि आपने हेडिंग क्या क्या लिखी है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए सबसे पहले उपनयन संस्कार। वैदिक सभ्यता की जो विशेषताओं में सबसे नंबर 1 पे आता है आपका उपनयन संस्कार। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये हम अभी आपको आगे डिटेल में बताएंगे। बस आप बेसिकली पहले इनकी शॉर्ट में देख लीजिए कि ये हेडिंग हमारी है क्या। इसके बाद आता है विद्या आरंभ संस्कार, समापवर्तन, गुरुकुल पद्धति, व्यावसायिक शिक्षा, गुरु शिष्य संबंध, शिक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम, नारी शिक्षा और शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, तो उपनयन संस्कार बेसिकली होता क्या था है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ये वैदिक पीरियड में जब बच्चा पैदा होता था, ठीक है, तो उसको एक संस्कार किया जाता था। संस्कार से मतलब है यहाँ पर एक क्रिया होती थी उसको कि पढ़ाई से पहले जो की जाती थी। विद्या आरंभ संस्कार क्या होता था, जब बच्चे को जो है स्कूल में जाने से पहले वहाँ पर एक संस्कार कराया जाता है, एक क्रिया कराई जाती थी। उसके बाद जब आपकी उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो उसके लिए समापवर्तन संस्कार होता था। इसके बाद आता है गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति क्या थी, कोई भी जो विद्यार्थी था वो गुरुओं के पास गुरुकुल में जाते थे और वहीं पे शिक्षा ग्रहण करते थे अपने घर से दूर, एक शांत वातावरण में। ठीक है, तो ये हेडिंग है, आप इनमें बना के खुद भी लिख सकते हैं। अब व्यावसायिक शिक्षा क्या थी, विद्यार्थियों को जो है उस टाइम पे ऐसी शिक्षा दी जाती थी ताकि वो जो है अपना व्यवसाय या अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। जैसे होता है किसी को टोकरे बनाने सिखा दिया, ठीक है, तो इसी प्रकार से सबको उनके गुण के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती थी। गुरु शिष्य संबंध, इस काल में जो है गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, ये इस काल की जो है मुख्य विशेषता थी। तो यहाँ पर गुरु शिष्य संबंध थे जैसे पिता और पुत्र के होते हैं। ठीक है, मतलब गुरु को जो है विद्यार्थी अपने पिता जैसा सम्मान देते थे, उनकी हर बात मानते थे। ठीक है,
इसके बाद आता है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप क्या था? शिक्षा का स्वरूप धार्मिक था, अर्थात इस काल में जो है धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। इसके बाद पाठ्यक्रम में की अगर हम बात करें तो इसमें भी ज़्यादातर जो है धर्म से रिलेटिव आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक्स सम्मिलित थे। इस काल में वैज्ञानिकी या और भी जो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए ज़रूरी विषय है उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि वो मानते थे कि हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति करना ही है। नारी शिक्षा, इस काल में नारी शिक्षा पर भी कोई विशेष बल नहीं दिया गया। हालांकि कुछ नाम हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे कि अपाला, मैत्री, गोगा, लोपामुद्रा, ये इस काल की विदुषी महिलाएं थी। शिक्षा का उद्देश्य जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आ जाता है हमारा वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसके उद्देश्य क्या थे, या आप इसमें ये एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आदर्श क्या थे। ठीक है, तो आदर्श थे सबसे पहले संस्कारों का विकास। तो वो जो है सबसे पहले गुरु जो है बच्चों में शिक्षार्थियों में, अपने विद्यार्थियों में सबसे पहले संस्कारों का विकास करते थे। संस्कार कैसे होते हैं? जैसे गुरु व बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन करना, कि जो भी हमारा कर्तव्य है, जैसे माता पिता की सेवा करना, गुरु का सम्मान करना, बड़ों को आदर करना और समाज में एक सम्मान के साथ रहना, ये हमारे कुछ संस्कार थे। धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति आदर। ठीक है, श्रम के प्रति आदर क्या है? अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रेम करना और बिना किसी बाधा के उसमें लगे रहना। इसके बाद आता है ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उद्देश्य। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें कम से कम 6 पॉइंट आपको लिखने होंगे कि उद्देश्य, जैसे पूछा जाएगा वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, तो इसको आपको 6 पॉइंट के साथ लिखना है। मैंने यहाँ पर 6 से 7 8 पॉइंट भी कराए हैं, पर आपको मैक्सिमम 6 लिखना है। तो ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय क्या था? डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, वरन एवं अनुभव को आत्मसात करना था। इनका मतलब क्या है कि शिक्षा का मात्र उद्देश्य केवल पढ़ाई करना नहीं था, अर्थात ज्ञान का अर्जन और उसको अनुभव के द्वारा प्रयोग करना था। अब इससे आगे देखते हैं आत्मसात की पवित्रता का विकास करना। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें जो है धर्म से रिलेटिव ज़्यादा महत्व था। तो ये जो है आत्मा की पवित्रता की बात करते थे कि आत्मा अगर पवित्र होगी तो उससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, मोक्ष क्या होता है? ये मानते थे कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक रूप है और जो जीवन मरण के बंधन में फंसी हुई है, अगर वो उससे मुक्त हो जाएगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको ही मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण से क्या मतलब है यहाँ पर? अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, आप इसमें लिख सकते हैं। चरित्र का निर्माण क्या था कि आपका जो है करेक्टर बिल्कुल ये प्योर होना चाहिए। ये मानते थे विद्यार्थियों को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और निष्ठापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, गंदी आदतों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद आता है आपका भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। ये मानते थे कि वैदिक सभ्यता की जो शिक्षा थी वो भारतीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि आपको पता है ये धर्म पे आधारित थी, तो इनका विशेष रूप से मानना था, क्योंकि इनके धर्म में ही कहा गया था कि हमें जो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो उसके लिए भारतीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार इस शिक्षा के माध्यम से हुआ। आगे चलते हैं स्वास्थ्य संरक्षण एवं वृद्धि। तो इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य का विकास करना भी था। जैसे आपको भी पता है प्रारंभिक काल में जो है वैदिक काल में बच्चे की जो है शारीरिक कौशल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जैसे उनको सुबह सुबह, अब तो आप रनिंग बोलते हैं, तो उसे व्यायाम या योग ऐसी ऐसी क्रियाएं कराई जाती थी, जैसे नदियों में डुबकी लगाना, तैरना, ये सब क्रियाएं थी। तो वो शरीर पर ही बल दे देते मुख्य रूप से। वो कहते थे कि स्वस्थ शरीर में ही
स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अब इसके बाद हमारा आगे आ जाता है व्यावसायिक कौशलता का विकास। जैसा मैंने अभी आपको विशेषताओं में बताया था कि व्यवसाय से रिलेटिव विकास करना, कि किसी को भी एक व्यवसाय पक्का करा देना, जैसे कि उनकी शिक्षा समाप्त हो तो वो अपना जीवन उपार्जन कर सके। ठीक है, इसी में भी यही है, जीविका उपार्जन के लिए तैयार करना कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए, वो अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर अपना जीविका उपार्जन कर सकें। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आपको पता है किसी भी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं। ठीक है, अब हमने शिक्षा के विशेषताओं की बात कर ली, उनके उद्देश्य हो गए। अब हम करते हैं उनके दोष की बात, कि उस वैदिक काल की जो शिक्षा थी उसके दोष क्या थे। तो उसका पहला ही दोष था धर्म विषयों की उपेक्षा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धर्म से रिलेटिव जो पुस्तकें थी या धर्म से विषय जो थे उनको विशेष बल दिया गया, जिससे कि हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे कि विज्ञान के विषय उनमें ज़्यादा समाहित नहीं थे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जन साधारण की शिक्षा की उपेक्षा। इसमें जो है जन साधारण की शिक्षा की उपेक्षा की गई, अर्थात विशेष वर्गों के लिए ही शिक्षा दी जाती थी। जैसे आपको पता है वैदिक काल में 4 धर्म थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर जो है शूद्रों को जो है शिक्षा की मनाही थी, अर्थात शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। इसका एग्जाम्पल आपने महाभारत में सुना होगा, जैसा कि कर्ण जो था वो शूद्र वर्ग से था, तो उसको यहाँ पर शिक्षा नहीं दी गई थी। इसके बाद आते लोक भाषाओं की उपेक्षा। इसमें क्या कहा गया कि वैदिक काल में जो विशेष बल संस्कृत पर दिया गया, अर्थात जो लोक भाषाएं थी उनको उनकी उपेक्षा की गई, उनको मान्यता नहीं दी गई। तो इससे जो है वैदिक काल का ये एक मुख्य दोष माना जाता है। अब इससे अगर हम आगे बढ़े तो ये तो मैंने अभी आपका क्लियर कर दिया है, शूद्रों की उपेक्षा। शूद्रों को जो है शिक्षा की मनाही थी, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो ये एक मुख्य दोष था, क्योंकि आज के समय में भी आपको पता है कि शिक्षा जो है सभी के लिए बराबर है, अनिवार्य और निःशुल्क है हमारे देश में, जैसा कि इस टाइम पे भी स्टार्टिंग में से चला हुआ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। यहाँ पर जो है वैदिक सभ्यता में स्त्री शिक्षा पर ना के बराबर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये मानते थे कि स्त्रियों का मुख्य कार्य है पुरुषों की सेवा करना और चूल्हा चौका आदि करना। तो इस तरीके से किसी भी समाज का विकास जो है नहीं हो सकता, उसके लिए हमको पुरुष और स्त्री को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। जैसा कि आज के समय में आप देख सकते हैं, आज के समय में स्त्री को भी विशेष बल से पूरा सहयोग दिया जाता है। अब इसके बाद आता है धर्म को अत्यधिक महत्व। जैसा मैंने आपको कई बार बताया इस टॉपिक में, यहाँ पर जो है विशेष रूप से बल को महत्व धर्म को महत्व दिया गया। ठीक है, और ये एक मुख्य कारण नहीं हो सकता विकास करने के लिए, क्योंकि धर्म एक जरिया तो है, लेकिन हम इससे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिक विषय, गणित विषय और भूगोल विषय सभी हमारे लिए कंपलसरी, लेकिन इस टाइम पे जो है धर्म के विषय को ही ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो इसमें आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग मोस्ट है, आप इन हेडिंग में से कोई सी भी 5 से 6 हेडिंग लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है सांसारिक जीवन की उपेक्षा। इसमें क्या कहा गया, इसमें सांसारिक जीवन को जो है बिल्कुल तुच्छ माना गया। ये बस अपने जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बस मोक्ष की प्राप्ति ही मानते थे इस टाइम पर लोग। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इसमें जो है कुछ शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वैदिक काल में प्रचलित गुरुकुल प्रणाली क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्राचीन काल में ये क्या थी, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। गुरुकुल प्रणाली क्या थी कि विद्यार्थियों को जो है बचपन में ही गुरु के पास शहर के या भीड़ भाड़ के कोलाहल से दूर
शांत वातावरण में, जंगलों में, या जहाँ पर गुरु की कुटिया होती थी वहाँ पर भेज दिया जाता था। और जो विद्यार्थी जो है वहीं पे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक मुख्य विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान में, साधारण किसी ग्राम या नगर के निकट होते थे, ताकि छात्रों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उन्हें भिक्षाटन की सुविधा रहे। भिक्षाटन का मतलब क्या था? प्राचीन समय में जो है विद्यार्थी जो है भीख मांगकर ही अपना खाते थे। छात्र और गुरु के पास उसके कुल के सदस्य के रूप में रहकर ज्ञान अर्जन करते थे। ठीक है, तो गुरु के पास ही रहते थे और गुरु भी वहीं पर रहते थे। उससे वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। वे गुरु के उच्च विचारों और आदर्शों को अनुकरण करके अपने शेष जीवन का निर्माण करते थे। गुरुकुल प्रणाली की सराहना करते हुए, ठीक है, डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने लिखा है, वैदिक भारतीय शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा संस्थाओं में यांत्रिकी विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में। अब यहाँ पर आ जाता है गुरुकुलों के प्रकार। तो गुरुकुल के यहाँ पर कितने प्रकार दिखाए गए आप देख सकते हैं। नंबर 1 होता था टोल। टोल क्या था? जिन गुरुकुलों में केवल भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी उन्हें टोल कहा जाता था। इसके बाद आता है आपका घटिका। घटिका क्या था? जिन गुरुकुलों में भाषा साहित्य के साथ साथ धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का भी विशेष ज्ञान कराया जाता था, उन्हें घटिका कहा जाता था। इसके बाद आता है आपका चरण। जिन गुरुकुलों में किसी वेद के किसी अंग विशेष या विशिष्ट ज्ञान कराया जाता हो। ठीक है, आपको पता है हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो उनमें से किसी भी एक धर्म के एक टॉपिक का यहाँ पर अध्ययन कराया जाता था। उसके बाद आता है आपका चतुर्पथी। जिन गुरुकुलों में 4 शास्त्रों दर्शन, पुराण, व्याकरण, राज नियमों की उपेक्षा या मतलब शिक्षा दी जाती थी उन्हें चतुर्पंथी कहा जाता था। अब बात आती है कि गुरुकुलों में विद्यार्थियों का प्रवेश कैसे होता था। तो इसके लिए भिन्न भिन्न आयु पर भिन्न भिन्न क्रियाएं कराई जाती थी। जैसे ब्राह्मण वर्ग के जो ब्राह्मण वर्ण के बच्चों का 8 वर्ष की आयु पर उनको गुरुकुलों में प्रवेश होता था। क्षत्रिय को 10 साल और वैश्यों को 12 साल। और शूद्र के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी, उनको शिक्षा की बिल्कुल मनाही थी। प्रवेश के समय सभी बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार क्या होता है दोस्तों? वैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगा, चलो आगे बता देते हैं इसको डिटेल में। ये देखिए यहाँ पर आ गया ये क्वेश्चन। ये आपका जो है शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता की उपनयन संस्कार। यह वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। संस्कार क्या होता है? यहाँ पर एक क्रिया होती है, ठीक है, या एक विधि होती है। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ इस संस्कार से होता था। ठीक है, जब वैदिक काल में जो शिक्षा प्रारंभ होती थी तो वो इसी संस्कार के साथ, इस क्रिया के साथ स्टार्टिंग होती थी। उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अर्थात बालक को जो है गुरुओं के पास ले जाया जाता था शिक्षा के लिए। जैसा आप देख सकते हैं, बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम गुरु के दर्शन करता था एवं तत्कालीन गुरुजन बालक की योग्यताओं एवं सद्गुणों को परखते थे। ठीक है, मतलब उनका टेस्ट होता था और अपना निर्णय देते थे। उपरांत उसके बाद बालक ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करते थे, अर्थात ब्रह्मचारी कहलाते थे। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस टाइम पे, उस समय माना जाता था कि माता पिता बालक के शरीर को केवल जन्म देते हैं और मात्र शारीरिक जन्म स्वीकार किया जाता है और गुरु ही उनको जो है एक दूसरा जन्म देते हैं। गुरु के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता था। ठीक है, तो ये आप देख लेना दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा ये है एक और इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको लॉन्ग में फर्स्ट में बताया था, पबजा संस्कार। पबजा संस्कार क्या है? इनमें कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, अंतर, ठीक है, या इनकी डेफिनेशन भी सीधी सीधी आ सकती है शॉर्ट में। तो पबजा संस्कार क्या था?
बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्व किया जाता था। इस संस्कार को 8 वर्ष की आयु पर कराया जाता था। इसमें क्या था, आप इसके मेन पॉइंट देख सकते हैं। इसमें बालक सिर मुंडाकर, ठीक है, मतलब उसको गंजा कर दिया जाता था, पीले वस्त्र पहनाकर भिक्षुकाओं के सम्मुख 3 बार दोहराता था, ठीक है। ये उसका एक श्लोक था, इसको वो दोहराते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। इसमें जो है 10 नियमों का मुख्य रूप से पालन होता था। ये आप 10 नियम देख सकते हैं। चोरी न करना, बालकों को कहा जाता था कि आपको ये 10 नियम पालन करने हैं। जीवन हत्या न करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना। असत्य नहीं बोलना, मादक वस्तु, नशा आदि नहीं करना। ऊंचे बिस्तर पर नहीं सोना, ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन पर ही सोते थे। वर्जित समय, मतलब एक फिक्स टाइम था भोजन करने का। अशुद्धता से दूर रहना, गंदी गंदी चीज़ों से दूर रहना, ठीक है, जो आपके विकास में बाधा बने। और एक था नृत्य संगीत आदि से दूर रहना। श्रृंगार संसाधनों का प्रयोग ना करना, ठीक है, ज़्यादा कि फैशन वगैरह आजकल के बच्चे करते हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सोने चांदी का दान न लेना, ठीक है, क्योंकि वो दान लेकर ही उस टाइम पे अपना जीवन जीते थे। तो उसमें कहा गया था कि आपको बस यही जाए, रोटी या ऐसी चीज़ ही लेनी है। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड पे। अब इसमें देख सकते हैं उपसंपदा संस्कार। इसमें क्या है, यह संस्कार शिक्षा प्राप्ति के बाद, अर्थात ये तो शिक्षा प्राप्ति से पहले होता था पबजा, ये शिक्षा प्राप्ति के बाद 20 वर्ष की आयु में होता था। इसमें छात्र से कई भिक्षु अलग अलग प्रश्न, मतलब जो उनके टीचर थे वो अलग अलग प्रश्न पूछते थे, फिर उनको प्रवेश दिया जाता था उसी आधार पर। इसके भी आपके इन 10 नियमों के अलावा इसमें 6 नियम और जोड़ दिए गए। ये जो 10 नियम थे पबजा संस्कार में, ये तो थे ही थे, और इसके अलावा 6 और जोड़ दिए गए, तो आप उन्हें देख सकते हैं। वो क्या थे, वो ये थे। वृक्ष के नीचे निवास करना, अर्थात जब शिक्षा ग्रहण करते थे वो वृक्ष के नीचे बैठते थे। भिक्षा मांगकर भोजन करना। स्त्री समागम न करना, अर्थात स्त्रियों से एक दूरी बनाए रखना, अर्थात एक पवित्रता की दृष्टि से। अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। साधारण वस्त्र धारण करने के लिए औषधि के रूप में गौमूत्र लेने के लिए इनको सलाह दी जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है और इसमें वैदिक काल आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हमारी कोई भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।